बच्चों, आपको रिस्क के बारे में कल बताई थी, मीनिंग और डेफिनेशंस वगैरह आपको बताए थे। आज आपको टाइप्स ऑफ लॉसेस फ्रॉम प्योर रिस्क ये बता रही हूँ। बच्चों, टाइप्स ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस क्या होता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, दो तरीके का होता है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो फॉर्म होता है इसका। डायरेक्ट जो होता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और अभी आपको हिंदी का भी दिखाऊंगी। डायरेक्ट लॉसेस में डैमेज टू एसेट्स, इंजरी, इलनेस टू एम्प्लॉय और लाइबिलिटी क्लेम। इनडायरेक्ट में है लॉस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, हायर कॉस्ट ऑफ फंड्स, एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और है बैंक 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 रेपटेसी कॉस्ट। ठीक है। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर रिस्क है उसको चार भागों में बांटा हुआ है। ये है प्रॉपर्टी रिस्क, पर्सनल रिस्क, लायबिलिटी रिस्क एंड लॉस ऑफ इनकम। बच्चों, इसको हमने आपको ये इस पढ़ाने से कि पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा दें। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइप ऑफ रिस्क इन इंश्योरेंस। आपको जो कन्वीनियंट याद हो जाएगा, जो ईज़िली याद हो जाए आप उसको याद रखिएगा। रिस्क थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है प्योर रिस्क, दूसरा होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, और थर्ड होता है अदर रिस्क। जो प्योर रिस्क होता है वो होता है शुद्ध जोखिम। वो तीन तरीके का होता है। एक है पर्सनल, दूसरा है प्रॉपर्टी रिस्क, और थर्ड है लायबिलिटी रिस्क। और स्पेकुलेटिव में है पॉलिटिकल रिस्क, मैनेजरियल रिस्क और रिस्क ड्यू टू चेंजेस। फिर अदर रिस्क में है नेचुरल रिस्क, सोशल रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। अब होता क्या है ये आपको हमें बताना है। बच्चों, जो ये प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क उन प्योर रिस्क में उन सबको शामिल किया जाता है जिनमें किसी व्यक्ति को हानि की संभावना तो एकदम श्योर होती कि हानि होगा ही होगा, लाभ बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि लाभ जीरो होता है। ऐसे ये कहा जा सकता है कि किसी संपत्ति के संबंध में कि अगर कोई एक एक इंडस्ट्रियल पर्सन है और वो उसके फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से वो आग लग गया। तो वो जो आग से फैक्ट्री जली, तो वो पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई। दूसरी स्थिति ये भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से भी कारखाने में आग लग सकता है। तो दूसरी स्थिति किन्हीं कारणों से कारखाने में आग नहीं लग सकती है, तो यह कहा जा सकता है कि आग लगने के फलस्वरूप जो भी इंडस्ट्रियल पर्सन को लॉस हुआ, वो उसको किसी भी तरीके से फैक्ट्री को बचाया नहीं जा सकता है और उसे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है ऐसी दशा में, तो उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। ये तीन तरीके का होता है बच्चों। आपको बताया कि अच्छा, एक चीज़ और कि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक प्योर रिस्क का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए नौकरी वाला जो व्यक्ति है, नौकरी वाला व्यक्ति को नौकरी से निकाले जाने, बैंक से धन जमा करने वाले व्यक्ति को बैंक में असफल हो जाने पर जो खेती करता है उसकी खड़ी फसल जो है, मान लीजिए कि वो गेहूं काट के रखा और गेहूं में आग लग जाए। किसी पोर्ट्रेट कोई चित्रकार है तो वो चित्र बनाता है लेकिन उसका हाथ ही कट जाए, किसी डांसर का पैर ही टूट जाए। तो ऐसी जो विकृति आती हैं उसको, डिफरेंट टाइप्स की जो जो पर्सन को पर्सनल लॉस होती है उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसमें आपको भी हमने कहा कि ये पर्सनल भी होता है, प्रॉपर्टी भी होता है और लायबिलिटी भी होता है। पर्सनल क्या होता है कि इस प्रकार की का जो लॉस है उससे संबंधित व्यक्ति मृत्यु की
की मृत्यु हो जाए, अस्थायी असमर्थता हो जाए, कोई बीमार हो जाए। अब जैसे ये इस समय पैंडेमिक सिचुएशन में कितने लोग जो है, कुछ लोगों का एकदम सीधा सीधा आरोप है कि मैंने इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाने के बाद से लगातार मेरी तबीयत ख़राब ख़राब ख़राब, और वो फिर एक तरीके से कह लीजिए कि वो किसी काम लायक नहीं। कुछ लोगों का ये आरोप है कि इंजेक्शन लगवाया, मेरे घर में किसी पर्सन ने इंजेक्शन लगवाया, उस जिस दिन से लगवाया था उसी दिन से बीमार बीमार और फिर डेथ कर गया। तो ये एक तरीके से कहिए कि सभी के संग ऐसा नहीं है, सभी इंजेक्शन लगवा करके नहीं डेथ कर रहे हैं या नहीं बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ठीक भी हैं। तो जिन लोगों के संग पर्सनली हुआ वो उनका पर्सनल रिस्क कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी रिस्क। अब जैसे प्रॉपर्टी रिस्क ऐसे समझिए कि माल से लदे हुए समुद्री जहाज का डूबना, ये प्रॉपर्टी लॉस है। किसी कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लग जाता है, तो बिल्डिंग को, मशीनरीज को, और जो उसमें गुड्स बन के तैयार रखे हुए हैं उनको, जो भी बनना बाकी है उनको, रॉ मटेरियल, जो ये सारे लॉसेस हुए, ये प्रॉपर्टी लॉस हुआ। फिर कभी कभी नेचुरल हज़ार्ड की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण भी जो है कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो ये आया, क्या बोलते हैं अभी, स्ट्रोम जो आया है, वो भूकंप तो नहीं है, ये कह लीजिएगा इतनी तेज़ हवा है जिससे कि पूरा का पूरा घर जो है वो गिर जाता है। ये प्रॉपर्टी लॉस है। फिर नेक्स्ट है कि लायबिलिटी की मीनिंग ये होती है दायित्व संबंधी जोखिम। दायित्व संबंधित जोखिम जो होता है बच्चों, इसमें तीसरे पक्षकार के प्रति उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं, संभावनाओं को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई कार चला रहा है, कोई कार चालक कार को चलाते हुए किसी दूसरे की कार को डैमेज कर दे। समझिएगा ध्यान से, किसी दूसरे की कार को डैमेज कर दे, तो जो कार चालक को चोट पहुंचा, दूसरे की कार को जो डैमेज पहुंच रहा है, ऐसी दशा में पहले वाले कार चालक जिसने दुर्घटना की है को दूसरे कार तथा उसके जो उसका ड्राइवर है उसको भी जो भी लॉस हो रहा है, जो भी डैमेजेस हैं, उनको कंपनसेट करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की जो रिस्क लायबिलिटी है, लायबिलिटी रिस्क है, उसका जो भरपाई है, लायबिलिटी रिस्क की भरपाई जो है वो थर्ड पार्टी को करनी पड़ती है। फिर से ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा है, और कारखाने में काम करते समय उसको जिस मशीन पर वो काम कर रहा है, उस मशीन में कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिससे कि वो इंजर्ड हो गया, वो पर्सन इंजर्ड हो गया। तो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि उस पर्सन, जो भी उसको लॉस हुआ है उस पर्सन को, उसको कंपनी की लायबिलिटी रिस्क क्रिएट हो जाती है। वो रिस्क कंपनी का होगा कि कंपनी फिर उसको उस लॉस को कंपनसेट करे। एक एग्जांपल और, अभी आपने देखा होगा पंचायती राज चुनाव में बहुत से टीचर्स जो हैं जिनकी ड्यूटी लगी और वो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी रिस्क किसको हुआ, लॉस किसको हुआ, उन टीचरों का हुआ, उनके फैमिली मेम्बर्स का हुआ। लेकिन उसका रिस्क कौन बियर करेगा, जिसने उनकी ड्यूटी लगाई थी, राज्य सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, तो राज्य सरकार उनकी ड्यूटी उनको बियर करेगा उस रिस्क को। तो उसको बोलते हैं, अभी आज अखबार में पढ़ रहे थे हम कि 30-30 लाख रुपया उन लोगों को दिया जाएगा जिनका कि कोरोना के वजह से ड्यूटी के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद डेथ हुआ है, उनको भी 30-30 लाख रुपए देगी सरकार, क्योंकि वो कोरोना की वजह से मरे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड पॉइंट है स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसको परिकाल्पनिक इसको बोलते हैं, स्पेकुलेटिव को परिकाल्पनिक बोलते हैं। पर इसकी मीनिंग ये होती है कि ऐसा रिस्क जिसके कारण किसी व्यक्ति को प्रॉफिट या लॉस दोनों ही होने की संभावना होती है। या तो प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब लॉस से प्रॉफिट भी हो सकता है, रिस्क से प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई 100 किलो चावल खरीदता है, और इसलिए खरीदता है कि उसको वो जब चावल का दाम बढ़ेगा तो वो बेचेगा। तो अब बच्चों देखिए, वो उसने रिस्क लिया,
स्पेकुलेटिव रिस्क इसको बोलते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क की मीनिंग ये होती है कि उसने 100 किलो चावल ख़रीदा और उसने चावल जिस समय ख़रीदा था उस समय रेट सस्ता था, यानी कि 50 रुपये किलो उसने ख़रीदा, और वो चावल सोचा था कि जब 100 रुपये किलो ये चावल हो जाएगा, यानी कि चावल की जब किल्लत होगी, 100 रुपये किलो जब चावल हो जाएगा तो हम उसको बेचेंगे। अब 100 रुपये का 50 रुपये का ख़रीदा था, 50 रुपये प्रॉफिट रख करके उसको बेचना चाहता था, तो उसकी जो लाभ की संभावना थी वो 100% थी, तो उसको प्रॉफिट 100% होगा। लेकिन उसका जो चावल था वो 50 रुपये में उसने ख़रीदा था और 10 रुपये ज़्यादा, यानी कि 60 रुपये में बेच पाया। 1 किलो चावल वो 60 रुपये में बेच पाया, तो लाभ की संभावना जहाँ उसको 100% थी वहाँ उसको 10% हो गई। उसकी लाभ की संभावना केवल 10% हो गई। तो कहना सिर्फ ये चाहते हैं बच्चों, आपसे बताने का मेरा ये सेंस है आपको, ये कहने का कि प्रॉफिट जो है, स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों दशाएं हो सकती हैं। इसलिए स्पेकुलेटिव रिस्क जो है वो ज़्यादा ही बेनिफिशियरी होता है। नेक्स्ट बच्चों, जो जो स्पेकुलेटिव रिस्क के संबंध में एक और भी फैक्ट ये है कि ऐसे जोखिम का बीमा नहीं कराया जा सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि उस पर्सन ने 50 रुपये में ख़रीदा था और मान लीजिए कि 50 रुपये की जगह उसको 25 रुपये में बेचना पड़ता या 40 रुपये में बेचना पड़ता, ख़रीदा जिस रेट में, उस यानी कि उसका कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे जो रिस्क हैं उनको वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड नहीं करा सकता है। कहने का सेंस कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनके परिवर्तन के फलस्वरूप अगर व्यावसायिक जो भी बिजनेस कंपटीशन के कारण या किसी भी अदर व्यावसायिक वर्क के कारण कोई लॉस और प्रॉफिट होता है, तो ऐसी जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है उसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता, क्योंकि पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। एक तरीके से कहिए कि स्पेकुलेटिव इंश्योरेंस है तो जुआ, पर इसको जुए की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। स्पेकुलेटिव इंश्योरेंस जो है एक तरीके का है गैम्बलिंग, बट बच्चों इसको गैम्बल के भी फॉर्म में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कुछ को लॉस हुआ उससे, लेकिन दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों को लॉस हो रहा है तो कुछ व्यक्तियों को प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए हानिकारक, यानी कि टोटल सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल नहीं है, इसलिए इसको गैम्बलिंग भी नहीं कहा जा सकता है। फिर दूसरी बात ये कि ये इवेलुएट नहीं किया जा सकता है। आपको बता दूं, स्पेकुलेटिव जो रिस्क है उसको इवेलुएट नहीं किया जा सकता। अभी आज उसने 50 रुपये की चीज़ खरीदी और कल उसको वो 50 रुपये की जगह 70 रुपये में बेचेगा, 10 दिन बाद उसको 80 रुपये में बेचेगा, फिर हो सकता है कि 10 दिन बाद उसको 60 रुपये। तो एक सर्टेन न होने की वजह से ये कैलकुलेटिव भी नहीं, इसको कैलकुलेट भी नहीं इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है कि कब जिसका जो बेच रहा है वो तो कैलकुलेट कर ले रहा है बच्चों, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी नहीं कैलकुलेट कर पाएगी कि सिचुएशन क्या होगा, बाज़ार का मार्केट किस रुख में होगा, मार्केट का रुख क्या होगा, कब कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए उसको उसकी सुरक्षा उसका इंश्योरेंस कंपनी नहीं ले पाती है। नेक्स्ट बच्चों, इसी में एक पॉइंट आता है पॉलिटिकल रिस्क। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क की मीनिंग ये होती है कि जब कोई रिस्क पॉलिटिकल इवेंट या कॉज के फलस्वरूप उत्पन्न होता है तो उसे पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। जैसे विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न जोखिम। बच्चों जैसे देखिए, अभी एक पॉलिटिकल रिस्क अभी सामने आपके है, एक पेंडेमिक आया, कोई कहता है चीन ने
प्रोजेक्ट किया कोरोना वायरस, कोई कहता है अमेरिका ने प्रोजेक्ट किया, कोई कहता है कि न अमेरिका किया न चीन किया, ये नेचुरल है, और कुछ लोग ज्योतिषी कहते हैं कि ये तो 20वीं शताब्दी में होना ही था। तो इस तरीके के तमाम सिचुएशन क्रिएट हुए, इसलिए अभी तक कोविड-19 का कोई नाम नहीं हुआ, किसी भी उस वायरस का कोई नाम नहीं दिया गया, उसको कोविड-19 ही कहा जा रहा है, क्योंकि किसी देश से इसको जोड़ा नहीं गया है कि किस देश के कारण ये पेंडेमिक क्रिएट हुआ। जबकि ये सच पूछिए तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये एक पॉलिटिकल रिस्क है, और इस पे बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही है। ट्रम्प अमेरिका में, यूएसए में ट्रम्प की जो सरकार गई है वो इसीलिए गई कि उन्होंने उस समय लॉकडाउन नहीं किया, लोगों की बहुत मृत्यु हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल रिस्क का फॉर्म है, ठीक है। इसका भी जो है इंश्योरेंस कंपनी कोई इंश्योरेंस नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है बच्चों, इसी में सेकंड पॉइंट है, देखिए मैनेजरियल रिस्क। मैनेजरियल रिस्क क्या होता है कि मार्केटिंग, फाइनेंस, सर्विसेज आदि के कारण जो भी बिजनेस में जो भी रिस्क क्रिएट होते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो प्रोडक्ट के को बनाने से लेकर के उसको बाज़ार तक पहुंचाने के बीच में जो मैनेजमेंट में रिस्क क्रिएट होता है, मैनेजमेंट के थ्रू जो रिस्क क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मैनेजरियल रिस्क, यानी कि प्रबंध व्यवस्था संबंधी जोखिम बोलते हैं। इस प्रकार का जो रिस्क होता है उसमें उपभोक्ताओं की रुचि भी शामिल है, व्यावसायिक शर्तों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, फिर फाइनेंशियल इनबैलेंसिंग की वजह से भी होता है, फिर इंडस्ट्रियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से होता है, फिर कह लीजिए स्ट्राइक, शटडाउन, वो लॉकडाउन, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो आता है। अब अचानक से लॉकडाउन हो गया, अब जो रॉ मटेरियल थे, जैसे मिठाई बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ थी, मिठाई बनाने वाली फैक्ट्रीज़ के पास खोआ, छेना, वो शुगर सिरम, ये सब कुछ आ गया और अचानक से लॉकडाउन हो गया। अब वो जो है कहाँ खपाएं, अचानक मिठाई बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि सब अब खरीदेगा कौन, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, किसी को घर से निकलना ही नहीं है, सारी चीज़ें बेकार हो गई, सारा सड़ गया। तो ये रिस्क हुआ, ये मैनेजरियल रिस्क हुआ, और इसका भी इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं देती है, और इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके का इंश्योरेंस नहीं कराती है। नेक्स्ट है बच्चों, रिस्क ड्यू टू चेंजेस। ये जो है परिवर्तन के कारण जोखिम होता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न जो जोखिम होता है उसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना, कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाना, फिर उसके बाद कुछ ऐसा जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के बीच का हो, कुछ ऐसा कि ऑटोमेटिक मशीन लग जाने से प्रोडक्शन जो है वो खूब अधिक मात्रा में हो गया और फिर वो सेल नहीं हो पा रहा है। फिर उसके कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैन पावर था वो बीमार हो गया। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं, चाहे वो टेक्निक्स के चेंजेस हों, चाहे वो न्यू जनरेशन जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो परिवर्तन वो भी जो है उनका भी इंश्योरेंस कंपनी कोई इंश्योरेंस नहीं कराती है। जैसे किसी उद्योग द्वारा न्यू टेक्निक्स को अपनाया गया, अब वो न्यू टेक्निक्स जो है वो सभी वर्कर्स को आते हैं कि नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं। अब जैसे जिस समय कंप्यूटर क्रिएट हुआ, जिस समय कंप्यूटर भारत में आया और कंप्यूटर की का नॉलेज किसी को नहीं था, वो वर्ष में जीडीपी बहुत ख़राब था, उस वर्ष में हम लोगों की जो नेशनल इनकम थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो काम करने की जो तरीके थे वो पता ही नहीं था। फिर लोगों ने ट्रेनिंग लिया, फिर धीरे धीरे आज जो है सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, क्योंकि सभी ने ट्रेनिंग ले ली। ये आपको बताऊं 20 साल 25-30 साल पहले कंप्यूटर जो है किसी को चलाने भी नहीं आता था। तो कहना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ये जो चेंजेस हैं उनके द्वारा भी जो अगर कोई रिस्क क्रिएट होता है तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी कोई इंश्योरेंस नहीं कराती है, कोई क्लेम पास नहीं करती है। नेक्स्ट बच्चों, अदर रिस्क में भी 3 तरीके का है। एक है नेचुरल रिस्क,
नेचुरल रिस्क आपको क्लियर होगा कि क्या होता है नेचुरल रिस्क। अचानक से कोई नेशनल कैलामिटीज़ आ जाए, कोई इसका, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है इनका इंश्योरेंस कराती है। ऐसे समझिए कि कोई अत्यधिक पानी बरस गया, कोई तूफान आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई बादल फट गया। अभी आपने देखा होगा 1914 में, अरे सॉरी 2014, 1914 नहीं, सॉरी 2014 में एक उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी, एक हज़ार्ड हुआ था, नेचुरल हज़ार्ड था, वो नेचुरल रिस्क था, वो नेचुरल कैलामिटीज़ थी। तो उसका इंश्योरेंस भी बीमा कंपनी उस लेवल का बीमा कंपनी नहीं कराती, लेकिन उस पर्सन का अगर इंश्योरेंस हुआ है तो उसको जो लॉस हो रहा है, वो पर्सन अगर मरा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट देगी, क्योंकि वो नेचुरल हज़ार्ड की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से मरा है। इसको नेचुरल रिस्क कहते हैं। फिर बच्चों सोशल रिस्क, कभी कभी जैसे व्यक्ति की अज्ञानता, लापरवाही, आचरण, जो कम्युनिटी में कभी कोई हड़ताल, तो उसको सामाजिक या सोशल रिस्क कहते हैं। फिर है इकोनॉमिक रिस्क। बच्चों मूल्य स्तरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव। अब इकोनॉमिक रिस्क में एक जो वस्तु 10 रुपए की मिलती थी वो अचानक से 100 रुपए की मिलने लगी, तो जो 90 रुपए मांग बढ़ गया, या जो वस्तु 100 रुपए की बिकती थी वो अब 10 रुपए की बिकती है, तो जो ये लॉस हुआ, ये भी एक बहुत ही ऐसा लॉस है जिसको कि इसका भी इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर इंश्योरेंस कराना भी चाहे तो नहीं करा सकती, क्योंकि वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है कि कितना लॉस होगा, कितना लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल है, और उसका जब कंट्रोलिंग कैपेसिटी नहीं क्रिएट हो पा रहा है ऐसे चीज़ों का, या कह लीजिए कि शेयर बाज़ार में कभी किसी शेयर की वैल्यू अचानक से गिर जाती है तो लोग जो है घबरा जाते हैं, हर्ट फील हो जाता है। तो ऐसे ये इकोनॉमिक रिस्क है, और इस रिस्क को का भी जो है इंश्योरेंस कंपनी कोई वो नहीं करती है, इंश्योरेंस नहीं करती है। बच्चों नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाना है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। ये आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। आज की क्लास बस इतनी ही।